नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचनाओं का एक प्रमुख बिंदु अर्थव्यवस्था होती है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना न सिर्फ विपक्षी पार्टियां और उनके प्रवक्ता टीवी की बहसों में करते हैं, बल्कि आम लोग भी जब भी आप उनसे कभी मिलेंगे और उनसे बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था वाले मुद्दे पर बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं पाते हैं और इस सरकार की उपलब्धियां नहीं गिना पाते हैं। और जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो सरकार के समर्थक हैं, इवन सरकार के जो प्रवक्ता हैं और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे आपको दिखते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या चीज़ें चल रही हैं। इसके दो कारण होते हैं बेसिकली। पहला तो ये कारण होता है कि अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स है, पूरा इकॉनमी एज अ सब्जेक्ट, वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को उनकी उसकी जानकारी नहीं होती और बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसके बारे में जानकारी हम लोगों को कम होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक जो नीतियाँ होती हैं वो लोगों को इफ़ेक्ट तो करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको हम लोग कोरिलेट नहीं कर पाते हैं अपने आम जिंदगी से। इसी वजह से वो इकोनॉमिक्स के बारे में जब आप बात करें, उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात कर नहीं पाते हैं। संसद के बजट सत्र के लगभग आखिर में फिनांस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने संसद में अर्थव्यवस्था के ऊपर एक श्वेत पत्र जारी किया। चूंकि सरकार श्वेत पत्र ला रही थी, तो प्रमुख विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, उसने एक ब्लैक पेपर भी जारी किया। हालांकि उस ब्लैक पेपर के बारे में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो नई चीज़ें बता नहीं पाए, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स उन्होंने नहीं रखा। वही पुरानी बातें थी जो हमेशा से पार्टियों के प्रवक्ता टीवी पे की बहसों में आकर करते रहते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई एक मुद्दा था और उसके ऊपर बार बार बात कर रहे थे कि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, ये इतना बढ़ा हुआ है, वो कहाँ बढ़ा है, कितना है, उसके बारे में क्या डेटा एंड फैक्ट्स हैं, उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि ये सारे हमारे पेपर में हैं। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट की बात तकरीबन 2019 के चुनाव के जस्ट पहले से सुन रहे हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप नंबर्स में नहीं बताएंगे, आप फैक्ट्स उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन नारों की तरह चुनावों में और नारों की तरह आम पब्लिक के बीच में ये बहुत तेज़ी से समझ में लोगों को आता है और बहुत तेज़ी से लोग इससे जुड़ते हैं कि महंगाई बहुत है। अब अगर मैंने ये कह दिया कि महंगाई बहुत है, लोग मान जाते हैं कि हाँ महंगाई है, लेकिन उसके पीछे फैक्चुअल पॉइंट्स क्या हैं उसके बारे में लोग ज़्यादा चिंता नहीं करते। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, इसके बारे में भारत में इसी तरह बोला जाता है जिस तरह ये भी एक नारे की तरह चला आता है। और ये बेरोजगारी का मुद्दा आज से नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा 70 के दशक से भारत में जब अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन की भूमिका में फिल्मों में आने लगे थे, तब से ही ये बेरोजगारी मुद्दा चला आ रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, सरकारी जो एजेंसियां हैं ईडी, सीबीआई, बेसिकली इनकम टैक्स, बेसिकली इनके ऊपर हमेशा से ये विपक्षी पार्टियों का रहता है कि सरकार ईडी, सीबीआई और इस तरह की एजेंसियों का, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है अपने विपक्षी नेताओं के बारे में। और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये भी एक पॉइंट था उनके ब्लैक पेपर में। और इसके अलावा उन्होंने जो बात की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें उन्होंने सरकार जो फ्री राशन दे रही है उसके ऊपर भी बात की। हालांकि कांग्रेस इस फ्री राशन वाले मुद्दे पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आती है, सेम उसी तरह जिस तरह राम मंदिर के मुद्दे पे वो बहुत कंफ्यूज थे और उन्होंने अपनी भद पिटवा ली। जो फ्री राशन का मुद्दा है, इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला ये कि अभी जो वर्तमान सरकार है, इसने अब सन 2028 तक जो 80% जनसंख्या है उसको फ्री राशन देने का ऐलान कर दिया है कि 2028 तक फ्री राशन मिलेगा। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है, 80% लोगों को जो फ्री राशन देने का ये एक प्रावधान भी है और एक कानून भी बनाया था यूपीए सरकार ने अपने आखिर के दिनों में, और उसको खाद्य सुरक्षा अधिनियम बताया था और उसकी बहुत वाहवाही लूटी थी। तो कांग्रेस जब भी बात करती है तो दोनों चीज़ों की बात करती है, और क्रेडिट भी लेना चाहती है और सरकार की आलोचना भी करती है कि आपने ऐसी स्थिति कर दी है कि 80% लोगों को अभी भी सरकार द्वारा फ्री राशन देना पड़ रहा है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट के पास ऊपर चार्ज हैं वो इस तरह 5-6 पॉइंट्स में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बताया। अब सरकार जो अपना श्वेत पत्र लेके आई, जो व्हाइट पेपर लेके आई, उसके बारे में संसद में विस्तृत चर्चा हुई। और चर्चा के बाद आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जब अपना क्लोजिंग रिमार्क्स दिया और उसको समअप किया, तो उसमें उन्होंने जो बातें बताई वो भारतीय अर्थव्यवस्था का कोर है, क्योंकि सरकार ही भारतीय अर्थव्यवस्था देख रही है और एज अ फिनांस मिनिस्टर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का है। तो उन्होंने उसके बारे में विस्तृत चर्चा की और फैक्चुअल बातें बताई।
सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हमें अभी ये वाइट पेपर लाने की आवश्यकता क्यों थी। बाद में एक समाचार एजेंसी के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री भी इसके ऊपर बता रहे थे, और दोनों लोगों का यही था कि सरकार अभी क्यों लाई। अगर वाइट पेपर लाना था, अगर वस्तु स्थिति बतानी थी, तो वस्तु स्थिति सरकार के शुरू के दिनों में बता देते कि कांग्रेस की सरकार किस तरह की अर्थव्यवस्था छोड़कर गई थी। आदरणीय मोदी जी ने भी कहा और फिर आदरणीय एफएम ने भी कहा कि जो अर्थव्यवस्था के हालात थे, अगर वो हम डिक्लेयर कर देते तो विदेशी निवेशक और विदेशी जो पैसा है उसका तो भारत में आना आप भूल जाइए। जो देश के भी लोग थे वो भी बहुत परेशान हो जाते, और शायद देश के लोग भी देश में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। ये एक रीज़न था जिसके वजह से हम लोग शुरुआत में वाइट पेपर लेके नहीं आए। अब हम वाइट पेपर लेके इसलिए आए हैं ताकि हम ये दिखा सकें कि 10 साल की यूपीए की सरकार और लगभग 10 साल की हमारी सरकार हो चुकी है, तो इस 10 साल की हमारी सरकार ने 10 साल के यूपीए के कंपैरिजन में किस तरह का काम किया। उन्होंने बोला पहले हमारे 5 साल में हम लोगों ने जो हर्डल्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको दूर किया और रिफॉर्म्स लाए, और दूसरे में हम लोगों ने उन रिफॉर्म्स के ऊपर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2014 में ही बोला था, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब सरकार चलाने पे, गवर्नेंस पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहेगा, और जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है वो हम कम से कम करेंगे। अब सरकार की आलोचना का एक बिंदु ये भी हुआ करता है कि सरकार ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, वो बेच दिया, इस पीएसयू को बेच दिया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी एक पॉइंट दिया है, डेटा पॉइंट दिया है। उन्होंने कहा कि पहले 235 पीएसयूज थे जो अब बढ़ के 253 पीएसयू हो गए हैं। और आप भी जानते हैं कि ये बेच देने वाली जो बातें हैं ये ज़्यादातर नारेबाजी ही है। हम लोगों ने तो सुना था लाल किला भी बिक गया है, तो ये नारेबाजी ज़्यादा है। लेकिन एक फैक्चुअल पॉइंट जो है, जो आपको जानना चाहिए, वो ये है कि अब पीएसयूज की संख्या इस सरकार में बढ़ गई है। आदरणीय वित्त मंत्री ने जब ये वाइट पेपर पेश किया, कुछ मोटी मोटी लाइन बताई कि आज के डेट में देश की अर्थव्यवस्था कैसी स्थिति में है, 10 साल की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को क्या किया, और उसके पहले देश की अर्थव्यवस्था कैसे थी। उन्होंने इसके लिए 2-3 एग्जाम्पल लिए। उन्होंने एक जो देश में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे सन 2012 में, और उसमें जिस तरह के हैवॉक क्रिएट हुआ था, आप लोगों को याद होगा उस समय प्रगति मैदान के पास एक फुट ओवर ब्रिज गिर गया था जिसको फिर आर्मी के इंजीनियर्स ने आकर बनाया। उसी तरह जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला हुआ था उसकी तैयारियों में और उसके सारे अरेंजमेंट में, उसका जिक्र उन्होंने किया। और अभी जो G20 की बैठक देश में हुई, देश के विभिन्न शहरों में हुई, और जिसने भारत का ग्लोबल इम्पैक्ट बढ़ाया, उसके बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने साथ में एग्जाम्पल कोल स्कैम का दिया कि जब कोयला घोटाला सामने आया था उसमें निकल के आया कि ऐसी ऐसी कंपनियां जिनके कोल एक्सकवेशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन लोगों को गुटखा कंपनियों को दे दिया गया था, नई नई कंपनियों को दे दिया गया था, भाई भतीजावाद करके दे दिया गया था। और उसके अगेंस्ट में आज के डेट में सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है और किसी तरह का कोई स्कैम का जिक्र नहीं आता है। उन्होंने यूपीए सरकार के समय जो बैंक्स में एनपीए हुआ था, और जो बैंक्स में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत पहले बोला करते थे, कॉल बैंकिंग की सुविधा थी, किसी भी बैंक को कॉल करके और अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को लोन दिलवा दिया जाता था, और उसके बाद वो जो कोलेट्रल उसके एवज में जो लोन दिया जाता है, उसके एवज में जो गिरवी रखा जाता था, वो बहुत कम वैल्यू की चीज़ें रख के और बहुत ज़्यादा लोन दे दिया जाता था। और फिर वो लोन को बार बार रिस्ट्रक्चर किया जाता था ताकि उसको एनपीए डिक्लेयर न करना पड़े, और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था, देश के बैंक धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए। और सरकार ने ये भी कहा कि हम लोगों ने आकर एनपीए को क्लियर किया, और एनपीए को क्लियर करने के बाद आज के डेट में सारे बैंक्स प्रॉफिट में हैं। और आप भी जानते हैं आज के डेट में जो पीएसयूज स्टॉक्स हैं उन लोगों, उसमें एक ज़बरदस्त रैली पिछले 1 साल से देखने को आ रही है। और जो स्पेशली पीएसयू बैंक्स हैं उनमें रैली ये 2017-2018 के बाद से शुरू हुई है, जब से आरबीआई गवर्नर ने और गवर्नमेंट ने एनपीए डिक्लेयर किया और एनपीएस को राइट ऑफ किया। अभी राइट ऑफ करने के बारे में बात ये की जाती है कि कॉरपोरेट का कर्जा माफ़ कर दिया गया, राइट ऑफ बुक से किया जाता है। राइट ऑफ करने के बाद उसको भूला नहीं जाता, उसके रिकवरी का जो प्रोसेस है वो फिर भी चलता रहता है, लेकिन वो बुक्स में लेके नहीं जाते हैं। और उसके लिए जो संपत्तियां सीज करने का जो बात है, वो संपत्तियों को सीज किया जाता है और संपत्तियों को बेचकर अपना लोन रिकवर करने की कोशिश बैंक करता है। तो ये किसी तरह से लोन माफ़ कर देने वाली बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो 2-3 मुख्य
बिंदु बताए जिसके ऊपर, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा, जो सरकार की आलोचना होती है, तो सरकार की आलोचना का एक मुख्य केंद्र है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। बेरोजगारी के बारे में जो उन्होंने 3 डेटा पॉइंट्स दिए, यूपीए गवर्नमेंट के दौरान 5.8% लेबर मार्केट में, यानी अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लेबर्स हैं उनके मार्केट में 5.8% अनएम्प्लॉयमेंट था। आज के डेट में वो घट के 3.2% हुआ है, यानी तकरीबन 2.6% का उसमें डिक्रीज है। ग्रेजुएट जो बात की जाती है, सरकारी नौकरियां नहीं है, ग्रेजुएट के एम्प्लॉयमेंट में 17.2% का अनएम्प्लॉयमेंट था, जो आज के डेट में घट के 13.4% हो गया है। और फीमेल ग्रेजुएट में ये ज़्यादा घटा है, यानी बेटियां आज के डेट में ज़्यादा नौकरियों में आ रही हैं, ज़्यादा वो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो रही हैं। 27.5% फीमेल ग्रेजुएट का अनएम्प्लॉयमेंट था जब सरकार शुरू में आई थी, और तब से अभी तक ये 20.6%, यानी तकरीबन इसमें 7% का डिक्रीज़ फीमेल ग्रेजुएट्स के अनएम्प्लॉयमेंट में भी हुआ है। फिर उन्होंने पीएलआई स्कीम का भी जिक्र किया, जिसने ओवरऑल 7 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हैं, तकरीबन 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और उसका टर्नओवर तकरीबन 9 लाख करोड़ के आसपास का है, 8.7 लाख करोड़ का। और एम्प्लॉयमेंट या नौकरी पाने का एक बहुत बड़ा डेटा है ईपीएफओ। ईपीएफओ मैं आपको बता देता हूँ, उसमें सिंपल ये होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड में आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा काट के आपका एम्प्लॉयर उतना ही कंट्रीब्यूशन करते हुए ईपीएफओ में जमा करता है। गवर्नमेंट ने इसके रूल्स चेंज किए हैं, जिसमें अब शायद 10 एम्प्लॉय भी जिस कंपनी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, जिस बिजनेस सेटअप में होंगे उसमें ईपीएफओ डिडक्ट करना कंपलसरी है। और वो ईपीएफओ का डेटा ये बताता है कि तकरीबन 2016-17 में जहाँ पर 61 लाख नए ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुए थे, वहीं आज के डेट में ये तकरीबन 1,40,00,000 के लगभग है। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या हालत है, मैं एक बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब पिछले 9 साल में लगभग 9 लाख गवर्नमेंट जॉब के बारे में एफएम ने बताया, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि संसद में अगर कोई बात रखी जाती है तो वो फैक्चुअली करेक्ट होती है। संसद में आप झूठ नहीं बोल सकते, मिसलीड नहीं कर सकते, वरना उसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाती है। इसलिए चूंकि संसद में ये दिया गया बयान है, इसलिए आप इसको सही माने कि 9 लाख गवर्नमेंट जॉब्स दिया है सरकार ने पिछले 9 साल में। और जो रीजनल रिक्रूटमेंट बोर्ड्स होते हैं, उन लोगों ने भी तकरीबन 4,30,000 नई नौकरियां दी हैं। और दूसरा एक पॉइंट जो सरकार की आलोचना का होता है, हालांकि मैं सारे इकोनॉमिक्स इस पॉइंट्स पे एक डिटेल्ड वीडियो एक एक पॉइंट पे बनाऊंगा ताकि आपको उसके बारे में बेहतरीन ढंग से मैं बता सकूं, लेकिन अभी ओवरऑल ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन की अगर आप बात करें, यूपीए गवर्नमेंट के दौरान 10 सालों में उनका एवरेज जो, मतलब किसी साल ज़्यादा किसी साल कम, उसका एवरेज जो इन्फ्लेशन था, चूँकि ये वाइट पेपर यूपीए के 10 साल वर्सेस एनडीए के 10 साल के थे, तो यूपीए गवर्नमेंट का जो एवरेज इन्फ्लेशन था वो 8.2% था, और लास्ट के 3-4 सालों में तो वो तकरीबन 9% एवरेज था, जो कि ज़्यादातर समय डबल डिजिट में रहा, यानी 10 और उससे ऊपर इन्फ्लेशन था, 10 या 10 से ऊपर महंगाई की दर थी। अभी एनडीए सरकार में 5% का एवरेज रहा है और 8% के ऊपर कभी भी नहीं गया है। 8% यानी 5% और 8% क्या हुआ, ये परसेंटेज जो होता है वो पिछले साल सेम चीज़ का जो दाम था उसमें कितना दाम बढ़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है, उसी को परसेंटेज में इसमें काउंट करते हैं। और उन्होंने एक डेटा पॉइंट बताया जिससे आप ये समझ सकते हैं कि वास्तव में इन्फ्लेशन कितना है और इन्फ्लेशन के बारे में हवा कितना बनाई जाती है। उन्होंने एक डेटा पॉइंट दिया कि 10 करोड़ हाउस होल्ड को आज उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है। उसमें से हर एक हाउस होल्ड को 300 रुपये तक गैस के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने ये डेटा पॉइंट दिया कि 300 रुपये सब्सिडी देने के बाद अगर महंगाई बहुत ज़्यादा थी, यानी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, अर्थव्यवस्था की हालत, चूँकि आप बाकी नंबर्स जो देखेंगे, जीडीपी, स्टॉक मार्केट, टोटल जो जीडीपी का है, स्टॉक मार्केट का जो टोटल साइज है, इन्वेस्टमेंट जो है, जो उसमें करंट अकाउंट का डेफिसिट है, आप जब उसमें ये देखेंगे डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, जब आप उसमें और सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको इंक्लूड करेंगे, तो आपको ओवरऑल डेटा दिखेगा। लेकिन जो एक मेरे जैसे आपके जैसे लोगों को इफेक्ट करता है, जो ज़मीन पे एम्प्लॉयमेंट और ज़मीन पे जो महंगाई की स्थिति है, अगर उसकी बात करें तो उसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा 10 करोड़ कनेक्शन दिए गए
और 10 करोड़ कनेक्शन देने के बाद अगर आप एवरेज लें तो हर दिन तकरीबन 11 लाख नए रिफिल्स, नए सिलेंडर लिए जाते हैं इन उज्ज्वला हाउस होल्ड्स के द्वारा। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं था, अगर लोगों के पास पैसे नहीं थे, अगर महंगाई बहुत थी, तो वो लोग तो गैस, चूंकि गैस का कनेक्शन मुफ्त मिला, पहला गैस शायद मुफ्त मिला, तो उन्होंने ले लिया, लेकिन दूसरे से वो रिफिल तो नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि उनको वो सुविधा मिल रही है, चूंकि उनके पास ये स्थिति है, आर्थिक प्रगति उनकी हुई है, इसलिए वो 11 लाख सिलेंडर वो उज्ज्वला हाउस होल्ड्स ले पा रहे हैं। इसके अलावा जो 3 मोटे मोटे बिंदुओं पर जो उन्होंने बात की, उसमें एक नेशनल सिक्योरिटी थी 2004 से 2014, और उसमें इकॉनमी का जो पार्ट था नेशनल सिक्योरिटी में, यानी बजटरी एलोकेशन और उसका इस्तेमाल। उसी तरह उन्होंने एनवायरमेंटल इशू पे, आपको याद होगा या शायद याद ना हो, लेकिन उस 10 साल में जो यूपीए गवर्नमेंट का था, एनवायरमेंट क्लियरेंस पाना, पर्यावरण वन मंत्रालय से किसी प्रोजेक्ट का क्लियरेंस पाना बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होती थी, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। और तीसरी उन्होंने लीडरशिप के बारे में ओवरऑल बात की कि लीडरशिप की स्थिति क्या थी। उस समय पर यूपीए की एक गवर्नमेंट थी, एक कैबिनेट था और एक उसका सुपर कैबिनेट चलता था, जो आदरणीय सोनिया गांधी जी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष थी, और उनके जो 9-10 लोगों का एक एडवाइजरी काउंसिल थी, वो एडवाइजरी काउंसिल में किस तरह से चीज़ें जाती थी, जबकि वो ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना वो इलेक्टेड बॉडी थी, और ना वो संसद के लिए या आम लोगों के लिए आंसरेबल बॉडी थी। हम इसके बारे में विस्तृत वीडियो करेंगे आगे आने वाले दिनों में, एक एक बिंदु के ऊपर। तो आने वाले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।